भाई एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितताएं थी, ट्रम्प साहब का टेरर चल रहा था, दादागिरी चल रही थी, चिंता इस बात की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज आई हैं एक साथ कई मोर्चों पर खुशखबरियां, और इन खुशखबरियों को सुनने के बाद आप थोड़ी राहत की सांस तो लेंगे, क्योंकि मानसून की फुहारें इस बार अच्छी बारिश के साथ साथ राहत की फुहारें भी लेकर आ रही हैं। जी हां, और साथ ही साथ एक और बढ़िया खबर आई है महंगाई के मोर्चे पर। रिटेल महंगाई दर के मोर्चे पर गुड न्यूज़ आई है। फरवरी के मुकाबले मार्च में खुदरा महंगाई दर में कमी देखने को मिली है और ये रह गई है 3.34%, और ये है 5.5 साल, प्रिसाइजली 5 साल 7 महीनों का सबसे निचला स्तर। और होलसेल महंगाई दर भी घटकर 2.05% पर रह गई है। तो मॉनसून भी अच्छा रहने वाला है, किसानों के लिए अच्छी खबर। खाने पीने के दाम नहीं बढ़ेंगे अगर अच्छी फुहारें आई तो फिर आम आदमी के लिए अच्छी खबर, और महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर तो है ही है। इस बीच बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स घटा रहे हैं तो लोगों को लोन लेने में सहूलियत मिल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कई मोर्चों से राहत की फुहारें हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था की जब हम बड़ी तस्वीर देखते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच में हमारे लिए बड़े अच्छे संकेत हैं? सब जगह गुडी गुडी पिक्चर, हर जगह बल्ले बल्ले और हर जगह चंगा सी। विशेष आज की चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ और करेंगे 360 डिग्री एनालिसिस। जियोपॉलिटिकल कारोबारी माहौल में मची उथल पुथल के बीच अच्छे मॉनसून के अनुमान और महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत निश्चित तौर पर अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। मौसम विभाग ने इस साल 105% बारिश का अनुमान जताया है। खासकर इस बार देश में सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद जताई गई है। आईएमडी की माने तो एक तरफ जहां दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है, तो वहीं मानसून के दौरान अल नीनो की स्थिति भी न्यूट्रल रहने की उम्मीद है। साथ ही मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस बार 30% सामान्य बारिश हो सकती है। जाहिर है मौसम विभाग का यह अनुमान किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दरअसल मौसम और महंगाई का आपस में गहरा कनेक्शन है। इस कनेक्शन को समझें इससे पहले आपको एक और अच्छी खबर से रूबरू कराते हैं। महंगाई के मोर्चे पर राहत की बात है कि महीने दर महीने के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के खुदरा महंगाई दर के 3.61% के मुकाबले मार्च में यह आंकड़ा घटकर 3.34% पर आ चुका है। यानी महंगाई दर में आई इस कमी से आगे लोगों को महंगाई की मार से दो चार नहीं होना पड़ेगा, और ये बीते 5.5 साल में सबसे कम रिटेल महंगाई दर है। आरबीआई ने भी खुदरा महंगाई दर में गिरावट का अनुमान जताया था। अब आपको सिलसिलेवार खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों पर लिए चलते हैं। खाद्य महंगाई दर की बात करें तो फरवरी के मुकाबले मार्च में इसमें गिरावट आई है और ये 3.75% से घटकर 2.67% पर आ गया है। बात करें शहरी महंगाई दर की तो ये 3.32% से बढ़कर 3.43% पर आ गया है, यानी इसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जबकि ग्रामीण महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है और ये 3.79% से घटकर 3.25% के लेवल पर है। इस दौरान कोर महंगाई दर 4% से मामूली बढ़कर 4.1% पर आ गया है। अब बात करें महंगाई और मौसम के कनेक्शन की तो निश्चित तौर पर अच्छे मॉनसून और अच्छी फसल की पैदावार की आवक से महंगाई दर में कमी आएगी और ये सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। यही नहीं, आरबीआई के लिए भी महंगाई के मोर्चे पर ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर महंगाई कंट्रोल में रहेगी और मौसम भी साथ देगा तो इसका अच्छा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो आप थोड़ा सा करते हैं इस पर चर्चा। और मॉनसून फोरकास्ट में जो सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं काफ़ी एनकरेजिंग है। इनका अब क्या इम्पैक्ट होगा आगे, और क्या कोई रिस्क फैक्टर भी बच रहे हैं या नहीं, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत करते हैं अश्विनी महाजन सर का, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं आप। महाजन सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले इम्पॉर्टेंट क्या लग रहा है सर आपको डिस्कस करना? शुरुआत कहाँ से करें? आप ही के ऊपर छोड़ते हैं। महंगाई के मोर्चे पर राहत वाली खबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर हमारे लिए आने वाले दिनों में, कंसीडरिंग ट्रम्प टैरिफ और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, या फिर मॉनसून जो एक अच्छी फुहारें लेकर आ रहा है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से चर्चा करनी ज़रूरी है? देखिए, सब तरफ से अच्छी खबर है और महंगाई वाली खबर इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि पहले से ही रिजर्व बैंक ने महंगाई के बारे में अपने जो अनुमान प्रस्तुत किए थे उसके अनुसार
अब महंगाई दर पहले से कम हुई है और उससे पहले भी इसकी फोरकास्टिंग करते हुए उन्होंने पहले से ही एक बार 25 बिंदु कम किए, उसके बाद 25 बिंदु और कम किए। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से महंगाई की फोरकास्टिंग आगे आ रही है और आगे मौसम भी ठीक है, तो उसका उसका असर खास तौर पर जो ब्याज दरों पर पड़ेगा, उसका एक क्योंकि इस समय जब आपने ट्रम्प टैरिफ्स की बात की, दुनिया में हमारे लिए नए-नए अवसर खुल रहे हैं। जहाँ-जहाँ चीन के ऊपर टैरिफ का दबाव आएगा, वहाँ-वहाँ भारत के लिए वो बाज़ार खुलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में भारत से जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइसेज़ पर हम कर पाएँगे क्योंकि इन्फ्लेशन कम है। और उसके साथ ही साथ जब जैसे-जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको यदि कम ब्याज दर पर पैसा मिलेगा, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उस इन्वेस्टमेंट का लाभ भी ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट करने पे होगा क्योंकि सारी दुनिया में ये बात कही जा रही है कि भारत के लिए अवसर है और भारत को इसके लिए तैयारी करनी है। तैयारी करनी है तो क्या करें? तो सबसे ज़्यादा तो हमारे पास कैपेसिटी निर्माण होनी चाहिए, क्षमता का निर्माण होना चाहिए। उस क्षमता निर्माण के लिए यह जो अभी ब्याज दरें कम हो रही हैं और आगे भी कम होंगी, तो उसका एक बहुत बड़ा असर, बहुत बेहतर असर हमें देखने को मिलेगा। हम्म अब नॉर्मल मॉनसून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से फायदे लेकर आएगा। और जैसा आपने बताया कि महंगाई के मोर्चे पर तो अच्छी खबर हमारे पास है ही। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर के रमेश साहब भी होंगे, बट मैं वापस महाजन सर आप ही के पास आ रहा हूँ। ग्लोबल अनसर्टेनिटी सर, बिल्कुल डिस्काउंट कर दें हम, सब चीज़ हमारे पक्ष में है, या कुछ ग्लोबल सप्लाई चेन के, इसमें कोई शक नहीं कि क्रूड ऑयल में जो प्रेशर कम हुआ है उसका असर तो थोड़ा में सकारात्मक रूप से मिलेगा, बट सारे के सारे जो फैक्टर्स थे ग्लोबल सप्लाई चेन में, डिसऑर्डर से लेकर अनसर्टेनिटी से लेकर, वो क्या पूरी तरह से अब खारिज कर दें सर, या वहाँ अभी नज़र रखनी होगी कुछ? देखिए, नज़र तो रखनी ही पड़ेगी क्योंकि एक तरफ चीन के ऊपर इस प्रकार का बड़ा दबाव आ रहा है, तो पूरी दुनिया भर में चीन अब प्रयास ये करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डंपिंग करे और उस डंपिंग का जो खतरा हमारे सामने है, उसके कारण वो सस्ता सामान यहाँ पर डंप कर सकते हैं और इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन की डंपिंग को हम कैसे से रोक सकें। तो यह इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक ग्लोबल वैल्यू चेन की बात है, मुझे लगता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में एकमात्र चीन ही है जिसमें जो जहाँ से डिस्रप्शन हो सकती है, लेकिन चीन के ऊपर भी दबाव है और वो सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकता कि हम ये चीज़ सप्लाई करेंगे, वो चीज़ सप्लाई नहीं करेंगे। और उसने भारत को भी एक लालच दिया है कि हम कैसे ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं आपस में मिल करके। इसलिए चीन भी थोड़ा दबाव में है और स्वाभाविक तौर पर क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा इस समय हो गया है क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट जो थी चीन के लिए, अमेरिका, वो उसके दरवाजे अब उसके लिए बंद होते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये सही है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में थोड़ी बहुत डिस्ट्रप्शंस संभव हैं, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं, भारत के लिए अवसर बन रहे हैं। तो ऐसे में ग्लोबल वैल्यू चेन के भी दरवाजे हमारे लिए खुले रहेंगे, ऐसा आशा की जा सकती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारा मोर्चा एक अभी भी खुला हुआ है चीन की ओर से, और चीन जितना ज़्यादा दबाव में आएगा स्वाभाविक रूप से वो कोशिश करेगा डंप करने की अपनी चीज़ों को। उसके पास इतना बड़ा कंज्यूमर बेस तो है नहीं अपने देश में, तो उसके यहाँ जो दिक्कतें आएंगी वो यहाँ वहाँ औने पौने दामों पर डंप करना अपना माल शुरू कर देगा, और उसका स्वाभाविक रूप से असर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, तो उसको हमको देखना होगा। डॉक्टर के रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डीजी हैं आईएमडी के। रमेश सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर बहुत ज़्यादा, थैंक यू, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं सर मॉनसून को लेकर, या कुछ अभी इफ्स एंड बट्स हैं? नहीं, कोई इफ्स एंड बट नहीं है। लास्ट ईयर जैसा ही बढ़िया मानसून रहने का पूरा आशंका है। बट सर, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा और क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी का जो मार्च
और अप्रैल फर्स्ट वीक की कंडीशंस लेके जो सिमुलेशंस अभी अवेलेबल है, मल्टी मॉडल ग्लोबल 7-8 मॉडल का अवेलेबल है, ऑल आर शोइंग वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड सम ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, दैट्स ऑल। तमिलनाडु तो मानसून में ज्यादा बारिश होती नहीं है, नॉर्थ में तो ओनली नॉर्थ ईस्ट एंड देन सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एडजॉइनिंग बांग्लादेश, थोड़ा बिहार, थोड़ा यूपी, ईस्टर्न साइड ऑफ द यूपी हो सकता है। अच्छा सर, मैं थोड़ा आर्थिक मोर्चे पर भी हम थोड़ा सा महाजन से भी हमारे साथ हैं, तो जो हमारी इकोनॉमिक जो बेल्ट है जहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था की बैकबोन से रिलेटेड जितनी भी क्रॉप्स हैं, वो जो पट्टी है सर, उस पट्टी में थोड़ा पर्टिकुलरली थोड़ा हमें नैरो डाउन करके बताइए कि वहाँ कैसे रहने वाला है। सी इन जनरल जो इरिगेटेड सेगमेंट है, जो ग्राउंड वाटर से हो या कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन आयकट से हो, इरिगेटेड रिजर्वायर इंड्यूस्ड इरिगेशन है, उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली दिस ऑयल सीड्स, पल्सेस, सीरियल्स, जो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, नॉर्दर्न कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड ईस्ट राजस्थान का बेल्ट है, वहां पर भी बहुत अच्छी बारिश का असेसमेंट है for this monsoon, all through the monsoon season. So we should have a good harvest both on rainfed side and irrigated side. ऑलराइट सर, अब मैं आऊँगा आपके पास और मैं थोड़ा सा महाजन सर के पास जाना चाहूँगा। सर, रूरल डिमांड में भी वृद्धि दिखाई दे रही है, थोड़ा कंजम्पशन के मोर्चे पर जो हम जूझ रहे थे अभी, और बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ावा मिले, जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है, और ग्रोथ के मोर्चे पर जो प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर कंजम्पशन हम बढ़ा पाते हैं तो ये जो एक परिस्थितियाँ बनी हैं हमारे लिए, वो क्या प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ावा देने लायक बन पाई हैं सर, या अभी और काम करना होगा इसमें? देखिए, कृषि के क्षेत्र में जो सरकार के प्रयास हो रहे हैं, खासतौर पर जो अभी रमेश जी बता रहे थे कि जो हमारा एरिया ऐसा है जो जहाँ पर ऑयल सीड्स होते हैं, अभी भारत सरकार ऑयल सीड मिशन भी लेकर के आ रही है, और ऑयल सीड्स मिशन के साथ हम जो इम्पोर्टेड ऑयल्स पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, उसका भी एक बड़ा असर हमें देखने को मिलेगा। और अगर मानसून अच्छा रहता है तो पहला ही साल जिसमें हम इस बार के पहली बार हम उस क्योंकि पूर्व 2022 का ऑयल सीड मिशन था, लेकिन अभी नए सिरे से इसकी शुरुआत हुई है, तो उसका लाभ भी हमें मिलेगा अगर मानसून अच्छी रहती है तो। बाकी रूरल डिमांड के बारे में अगर बात करें तो कृषि से ज़्यादा, कृषि के साथ साथ जो जुड़ी हुई और गतिविधियां हैं, उसका भी रूरल डिमांड पर खासा असर पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि कृषि के इतर भी ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है। खासतौर पर जो शहरों से मजदूर वापस गए थे और बड़ी संख्या में अब वो रूरल एरियाज में रह गए हैं साथ, और वहाँ रूरल एरियाज में जो विकास हुआ है, लोगों के घर बने हैं, बाकी बिजली, पानी इत्यादि की जो व्यवस्थाएं वहाँ पर हुई हैं, जो हम पूरा की बात करते हैं कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज, वो वास्तव में अब देखने को मिल रहा है और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हम इस रूरल डिमांड को सस्टेन कर पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हैं और रूरल डिमांड आगे बढ़ने वाली है। राइट सर, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हमें राहत की सांस ज़रूर लेनी होगी। मैं थोड़ा सा रमेश सर, थोड़ा थोड़ा प्री मानसून फेज़ में हमने देखा है कि कई अनिश्चितताएं रहती हैं, ह्यूमन हेल्थ से लेकर बहुत हम देखा है कि हीट एपिसोड्स बहुत होते हैं, पावर डिमांड उस समय रहती है, वाटर रिसोर्सेज पर ज़बरदस्त दबाव आ जाता है, और स्वाभाविक रूप से जो अर्ली सोइंग है उस पर भी असर पड़ता है। हालांकि आपने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट फिर भी रिजर्वॉयर्स और ग्राउंड वाटर लेवल्स थोड़े से नीचे चले जाते हैं, इस समय इरिगेशन डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और हमने देखा है सर कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी लगातार बढ़ी हैं। तो अब उनका क्या कोई अनुमान लगाया जा सकता है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कितने हो सकते हैं, या कितनी हमें तैयारी करनी चाहिए, या उस मोर्चे पर निश्चिंत रहें? Actually, pre-monsoon में तो already heat wave, we have seen early heat wave starting from February itself in the South India. In March, we have seen widespread heat waves, and heat waves जो खत्म होते हैं थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ, कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। ये सिलसिला ऑलरेडी चालू हुआ है। ये मई
मिडिल तक रहेगी। उसके बावजूद अभी तो क्रॉप्स है ही नहीं, बट लाइटनिंग का खतरा है, हीट वेव का खतरा है। उसके लिए तो हीट वेव एक्शन प्लान्स है। लाइटनिंग का जो सचेत बोल के एक ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, सचेत में रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो सो आपकी आसपास में 200 किलोमीटर की रेंज में कब लाइटनिंग होगी, आप सेफ प्लेसेस पे जाना है, ये सब सूचना अभी मिलने की व्यवस्था हो चुकी है। लाइटनिंग इज द थ्रेट पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में जो ओपन फार्म में काम कर रहे हो और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है जिसका एक्सपोजर ज्यादा है ओपन फील्ड में, उनके लिए सचेत ऐप है। उसमें रजिस्ट्रेशन करने से वो उनको अर्ली सूचना कम से कम 40 मिनट 1 घंटा पहले वो सूचना मिल जाती है। बट हीट वेव से तो राहत के लिए स्कूल्स वगैरह खत्म हो गया, एग्जाम्स खत्म हो गया। ओनली एल्डरली के लिए जो जो एस्बेस्टस रूफ्ड हाउसेस है, टिन्ड रूफ हाउसेस है, इनके लिए थोड़ा वो लोग व्यवस्था करनी पड़ेगी बुजुर्गों को वहां रहते हुए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। हीट वेव एंड थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग ज्यादा होगा, बट मानसून के अंदर भी वेट स्पेल्स रहेंगे, इंटेंस वेट स्पेल्स रहेंगे, पर्टिकुलरली वेस्ट कोस्ट में एंड तेलंगाना और महाराष्ट्र में लास्ट ईयर जो देखा गया। ईस्ट राजस्थान एंड वेस्ट मध्य प्रदेश, इस जगहों में इंटेंस रेनफॉल, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई इंटेंसिटी प्रेसिपिटेशन का स्पेल्स जरूर रहेंगे। और पिछले सालों में ये टेंडेंसी बढ़ गया है। ईस्ट राजस्थान और वेस्ट मध्य प्रदेश एंड नॉर्थ महाराष्ट्र तेलंगाना रीजन में, सो उसके नॉर्थ कर्नाटका तेलंगाना रीजन में, इसके लिए तो सारा तैयारी चाहिए। अर्बन फ्लडिंग भी होगी, रिवराइन फ्लडिंग भी होगी, बट इधर अच्छा रिजर्वायर सिस्टम है, उसकी वजह से मैनेजमेंट शुड बी पॉसिबल। ओके, राइट। तो ये वो तैयारियां हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है, बट हाँ, मैं तो आर्थिक मोर्चे के लिहाज से अगर हम देखेंगे, एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। महाजन सर, आपके पास आएंगे। देखिए, मॉनसून प्राइमरीली एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाएगा, बट जो इम्पैक्ट है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर पर वो बड़ा लिमिटेड रहता है। तो इंडिया की जीडीपी में अब सर्विसेज और अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अब धीरे धीरे बड़ा हिस्सा बनकर उभर रहा है, उन पर मॉनसून का असर सीमित है। तो वहाँ पर सब ठीक ठाक है सर? वहाँ पर, क्योंकि अब मैं ओवरऑल आर्थिक मोर्चे की बात करूँगा, तो सर्विसेज में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ हेडविंड्स आप देख रहे हैं, या एक्सपोर्ट के नज़रिए से, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इन सेक्टर्स में अभी आगे की चाल कैसी रहेगी सर? देखिए, एग्रीकल्चर की अच्छी ग्रोथ का डेफिनेटली अच्छा असर पड़ता है नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पर भी, क्योंकि वहाँ भी उस आमदनी को खर्च करने की टेंडेंसी बढ़ती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम दूसरे मोर्चों पर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग में हम देख रहे हैं कि जो डाटा बता रहे हैं कि 2020 के बाद जब कोविड के दौरान भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की नीति अपनाई, उसके बाद से लगातार कई क्षेत्रों में निवेश बहुत तेजी से बढ़ा है और उसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। एपीआई इंडस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, टेलीकॉम की बात करें, खिलौनों की बात करें, तमाम ऐसे केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, इन सब इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। और उसके कारण आज यदि हम देखते हैं तो जो विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई है उस क्षेत्र के, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री में हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी खूब है, और अगर चीन का बाजार अमेरिका में कम होता है तो उसका सबसे ज़्यादा बड़ा फायदा भारत के जो केमिकल इंडस्ट्री है उसको होने वाला है। खासतौर पर यूपीएल कंपनी है, उसको भी बहुत बड़ा लाभ इसके साथ होगा। इसके साथ ही साथ यदि हम दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं, अगर हम सोलर के बारे में बात करें, अभी भारत सरकार एक मैन्युफैक्चरिंग मिशन लेकर के आई है और बहुत जल्द उस मैन्युफैक्चरिंग मिशन का काम शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ही उसको लीड करेंगे। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग मिशन के नाते, जैसे केवल एग्रीकल्चर के मिशन ही नहीं चल रहे हैं देश में मैन्युफैक्चरिंग मिशन, उसमें भी खासतौर पर क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे ईवी के लिए जो बैटरीज हैं वो हमारे यहाँ अभी कम बनती हैं तो वो बननी शुरू होगी, मोटर्स बननी शुरू होगी। ऐसे तमाम प्रकार के जितने उद्योग हैं उनमें एक विशेष प्रयास एक मिशन के तहत हो रहा है।
इसका भी बड़ा लाभ देश को मिलेगा। और जहाँ तक सर्विसेज की बात है, कई बार लोग कहते हैं कि भी कुछ अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि भी सर्विसेज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर्विसेज तो हमारी हैं ही। अभी इस बार भी सर्विसेज में इस बार के जो आंकड़े आए हैं मार्च के, उसमें ध्यान में आ रहा है कि सर्विसेज में जो सरप्लस है वो $17 बिलियन का आया है हमारे एक्सपोर्ट्स में। जी। तो एक बहुत बड़ा हमें बाजार है पूरी दुनिया में हमारी सर्विसेज का, तो उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। और देश में भी जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है। चाहे वो अगर आप बैंकों की बात देखें तो मैं तो लगातार देखता हूँ कि बैंक निफ्टी जो है वो सेंसेक्स से आगे बढ़ा हुआ होता है। तो स्वाभाविक है, तो बैंकों को इससे बेहतर स्थिति में आए हैं तो उसका लाभ मिलेगा ही। तो ऐसे में तमाम देश के क्षेत्र हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कृषि हो या सर्विस सेक्टर हो, तो सब में एक बेहतर परिस्थिति, सब मिल करके देश को ग्रोथ इंजन को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल केवल सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, एग्रीकल्चर भी हम देख रहे हैं, उसमें भी खासा लाभ देखने को मिल रहा है। राइट सर। रमेश सर, एक बड़ी चिंता रहती है, आपने कहा जब जब मानसून अपने पीक पर होता है, आपने भी बताया कि कई कई जगह पर हैवी रेनफॉल, फ्लड जैसी संभावनाओं से भी इनकार नहीं कर सकते। बट हमने देखा है कि फ्लैश फ्लड्स, फिर क्रॉप सबमर्जेंस हमने देखा है, सॉइल इरोजन के खतरे होते हैं, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स की इश्यूज आ जाते हैं, और एक बड़ी इशू आती है उस समय खेती के नज़रिए से मैं जो कह रहा हूँ वो आता है एक्सेसिव मॉइस्चर से जो कीट होते हैं, बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका ओवरऑल, ऐसे तो आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक रहेगा, बट ये वो समय है जब फसलें बढ़ रही होती हैं सर, तो पीक मॉनसून में फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा सर? इसके लिए क्रॉप कैलेंडर के अनुसार जो नॉर्मल क्रॉप कैलेंडर मानसून का बारिश अपने टाइम से शुरू हो जाती है, क्रॉप कैलेंडर में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है। नॉर्मल सोइंग टाइम विद इन प्लस माइनस नॉर्मल सोइंग टाइम पे सोइंग हो जाता है, तो आपका जो डिसीजेस है, पेस्ट है, इसका प्रकोप कम रहता है। अगर वो डिले हो जाता है देन ओनली दिस पॉसिबिलिटीज इंक्रीज। बट इस बार जो स्थिति है, it should be a normal time incidence of monsoon advancement for most of the peninsular India and up to Madhya Pradesh. So that way there should not be much concern on delay in the sowing. Sowing delay नहीं होता तो इसका pesticide का भी प्रकोप कम होता है. But even then if it happens in some places, now we have got ग्रामीण कृषि मौसम सेवा बोल के है ऑलरेडी। हर कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह दी जाती है एवरी वीक, ट्वाइस इन ए वीक, मंडे और फ्राइडे की सिटी में डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ क्रॉप सोइंग कब हुई, कौन सा क्रिटिकल स्टेज में है, वेट स्पेल आ रहा हो तो क्या स्टेप लेना है, ड्राई स्पेल आ रहा हो तो क्या स्टेप लेना है, इवन to advise application of pesticides when rainfall is coming, and stop irrigation by canal or tube well when the rainfall is coming. So all these crop specific advisories are generated at कृषि ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के रूप में हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में है। उससे लोगों को, एग्रीकल्चर कम्युनिटी को क्रॉप स्पेसिफिक एडवाइजरी मिलेगी, सलाह मिलेगी, minimize the adverse effect of heavy rainfall or other aspects. ऑलराइट, तो बहुत अच्छी बात जो विश्लेषण से छन के निकलकर सामने आई है वो ये कि मानसून में एक तो अनुमान से ज़्यादा बारिश होगी, और जैसा मेरे मन में और बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आ सकती है कि अनुमान से ज़्यादा बारिश का मतलब क्या, बहुत ज़्यादा बारिश क्योंकि चिंताएं लेकर भी आती है, तो वैसी बात नहीं है। अनुमान से ज़्यादा बारिश का मतलब है एक पॉजिटिव नज़रिए से। यस सर, राइट सर, ऑल इंडिया की एवरेज वैल्यू है। बट अभी जून फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक ऑफ मई में सेकंड असेसमेंट आएगा, दैट विल टेल साउथ में कितना होगा, ईस्ट में कितना होगा, वेस्ट में कितना होगा, नॉर्थ में कितना होगा, सेंट्रल में कितना होगा। दैट विल बी मच मोर डिटेल्ड स्पेशल वेरिएबिलिटी। तो बिल्कुल सर, मंथली अपडेट्स, इसके बाद मंथली अपडेट्स आएंगे। हाँ। जून में क्या होगा, जून का एंड में जुलाई में क्या होगा, ऐसी वाली मंथली अपडेट्स भी आते रहेंगे। We'll definitely keep an eye on it, sir, और हम उम्मीद करते हैं। ये है,
प्राइवेट सेक्टर की स्काईमेट और आईएमडी दोनों के अनुमान एक जैसे ही निकल करके आ रहे हैं, तो इसलिए इसका मतलब Yeah, होता yeah. है कि This time, lot of convergence in the assessment. Yes. राइट। इसका मतलब कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है शक करने की कि कैसे रहेंगे अनुमान। नहीं है। एंड दैट्स अ गुड पॉइंट सर। एंड ऑन दैट पॉजिटिव नोट आई थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर के रमेश सर, आपने वक्त निकाला, और अश्विनी महाजन सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मॉनसून अच्छा रहेगा, महंगाई के मोर्चे पर अच्छी राहत है। अब ट्रम्प साहब भी थोड़ा सा शिथिल हो जाएं, थोड़ा सा सांस लें, तो फिर और मज़ा आए और अर्थव्यवस्था की गाड़ी थोड़ा और तेज़ी से आगे रफ्तार पकड़े। इसी उम्मीद के साथ आज की हमारी कवर स्टोरी में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ।